हेलो फ्रेंड्स, आज एंजाइटी पे बात करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिप्रेशन पे बात किया था, आज का टॉपिक एंजाइटी है। और जैसा कि मैंने बताया था कि डिप्रेशन ही जब 1 साल से ज़्यादा पुराना हो जाता है तो वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है। और डिप्रेशन के ही कुछ क्रिटिकल सिम्टम एंजाइटी में दिखने लगते हैं। और एंजाइटी में व्यक्ति एक तरह से बहुत ज़्यादा उदास रहता है, दुखी रहता है, डरा डरा सा रहता है। और कोई भी इवेंट हो, कोई खुशी का इवेंट हो, कुछ भी हो, अगर कोई मान लीजिए कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि 4-5 लोग बैठे हैं और उसमें एक एंजाइटी का पेशेंट है, और अगर किसी ने कोई जोक सुनाया सब लोग हंस देंगे, लेकिन एंजाइटी के पेशेंट पे जैसे उसका कोई असर ही नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से व्यक्ति हो जाता है। जैसे कि आम बोलचाल की भाषा में एक शब्द आपने सुना होगा, जिंदा लाश। इसका मतलब क्या होता है कि व्यक्ति पे किसी चीज़ का कोई असर ही ना हो। तो एंजाइटी का जो पेशेंट होता है उसकी कंडीशन ऐसी हो गई होती है। अगर उसके सामने कुछ भी हो रहा है, कोई भी इवेंट हो रहा है, खुशी का, गम का, कुछ भी उसके पे कोई असर नहीं होता है। वो बिल्कुल भावना शून्य जैसे हो गया है, चेतना शून्य हो गया, उस तरह से अपने आप में खोया रहता है। तो इस तरह के सिम्टम होते हैं। एक तरह से वो डरा रहता है अंदर अंदर। वो उसको जो भी उसकी चिंता हो, एंजाइटी के उसका जो भी कारण हो, वो उसी में उलझा रहता है, उसी में खोया रहता है, उसी को लेके सोचता है, वही उसकी चिंताएं होती हैं, वही उसका जो चिंता है वही उदासी का कारण होता है। यही सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती हैं, जिसके वजह से वो अस्थायी रूप से उदास बना रहता है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं एंजाइटी के। साथ में कुछ और सिम्टम भी होते हैं, जैसे कि थकान महसूस होना। शारीरिक लक्षण में थकान महसूस होना, मांसपेशियों में दर्द होना, मुंह सूख जाना, जैसे कि प्यास लगने पे व्यक्ति का मुंह सूख जाता है, उस तरह से फील होना। और नौजिया की प्रॉब्लम और स्लीपिंग प्रॉब्लम। लेकिन इसमें स्लीपिंग प्रॉब्लम में इसको इंसोमिनिया नहीं कहेंगे, क्योंकि इंसोमिनिया में एक ही कंडीशन होती है, नींद का ना आना, रात में नींद ना आना। इंसोमिनिया में पे मेरा एक अलग से वीडियो है, उसके बारे में मैं यहाँ डिटेल नहीं बताऊँगी। लेकिन एक मोटे तौर पे इंसोमिनिया का मतलब ये होता है कि रात में नींद ना आना। लेकिन जो एंजाइटी में निद्रा की समस्या होती है, वो स्लीपिंग प्रॉब्लम, रात में नींद ना आना नहीं, बल्कि इंसोमिनिया भी हो सकता है, उसके अपोजिट भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोना। 2 तरह के निद्रा विकार हो सकते हैं एंजाइटी के पेशेंट को, या तो वो अत्यधिक सोए या तो बिल्कुल ना सोए। ऐसे ही खाने पीने की आदतों को लेके होता है कि या तो अत्यधिक खाना खाए या तो बिल्कुल खाना छोड़ दे। तो एंजाइटी के 2 तरह के पेशेंट होते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, जितनी ही उनको घबराहट होती है, उदासी छाई रहती है, उससे अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारा खाना खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं। ऐसे में उनका वेट भी ओवर गेन हो जाता है। दूसरे पेशेंट वो होते हैं जिनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है एंजाइटी पेशेंट की, कि जो बिल्कुल खाना ही छोड़ देते हैं और अंडर वेट हो जाते हैं, यहाँ तक कि कुपोषण के शिकार होते हैं। और ऐसे ही सोने के मामले में है निद्रा विकार। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जो अत्यधिक सोते हैं, बिस्तर पे ही लेटे रहेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद ही नहीं आती, इंसोमिनिया हो जाता है। तो स्लीपिंग प्रॉब्लम, इन दोनों तरह की स्लीपिंग प्रॉब्लम एंजाइटी के पेशेंट में होता है। और उसके बाद पैनिक अटैक आना। पैनिक अटैक का मतलब है कि एक तरह से घबराहट की स्थिति, डर की स्थिति, चिंता की स्थिति, और एक आक्रामक स्वभाव दिखाना। पैनिक अटैक के जो पेशेंट होते हैं वो आक्रामक स्वभाव दिखाने लगते हैं, सामने वाले पे हमला कर सकते हैं, गालियाँ दे सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, इस तरह की चीज़ें, एग्रेसिव हो जाते हैं। तो उसको पैनिक अटैक कहा जाता है। उसके बारे में डिटेल में दूसरा वीडियो बनाऊंगी जब मैं पैनिक डिसऑर्डर के बारे में बताऊंगी। तो
तो ये एंजाइटी में ही सिम्टम होता है कि पेशेंट को पैनिक अटैक भी आ सकता है, स्लीपिंग प्रॉब्लम होती है, ईटिंग प्रॉब्लम होती है, रूमिनेशन भी हो जाता है, जैसे कि जो खाया है उसने वो मुंह में आ जाना, ज़रूरी नहीं कि उल्टी, थोड़ा सा खाना, इस तरह की रूमिनेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। नौजिया होता है, मस्कल पेन होता है, शरीर में मांसपेशियों में दर्द, और धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, और उसके बाद हाइपर वेंटिलेशन। इसका मतलब ये होता है कि सांसों का बहुत तेज़ी से और चलना, जैसे कि एक मानक दर होता है सांस लेने का, लेकिन जो हाइपर वेंटिलेशन होता है वो असामान्य रूप से बहुत तेज़ी से सांस लेने की प्रक्रिया हो जाती है एंजाइटी के पेशेंट में, और सांस लेने में उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और कंसंट्रेशन नहीं किसी चीज़ पे बन पाता है। ये सारी दिक्कत होती है एंजाइटी डिसऑर्डर वालों में, और ये सिम्टम होता है। और कॉज में है तो जेनेटिक, उसके बाद एनवायरमेंटल स्ट्रेस कि माहौल जहाँ वहाँ रह रहा है पेशेंट, वहाँ का तनावपूर्ण माहौल भी कारण हो सकता है एंजाइटी होने का। और ड्रग्स या शराब का यूज़ भी एंजाइटी का कारण हो सकता है, या क्रॉनिक कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ कंडीशन, जैसे कि कोई बहुत पुरानी बीमारी है जिसकी वजह से वो चिंताग्रस्त है, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति एंजाइटी का शिकार हो जाता है। उसके बाद अगर वो ड्रग्स लेता है और अचानक से उसका ड्रग्स बंद कर दिया जाए, इस कंडीशन में भी जो रोगी होता है उसको एंजाइटी की समस्या हो जाती है। और केमिकल इम्बैलेंस की वजह से भी जो ब्रेन होता है उसमें केमिकल इम्बैलेंस की समस्या की वजह से भी एंजाइटी होता है। और एंजाइटी होने से पहले डिप्रेशन रहता है 1 साल तक, उसके बाद ये एंजाइटी में कन्वर्ट होता है। उसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें एंटी डिप्रेशन दवाएं चलती हैं, एंटीसाइकोसिस थेरेपी और साइकोथेरेपी और CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये थेरेपीज चलती हैं। एंटीसाइकोसिस दवाएं चलती हैं, और प्रयास किया जाता है काउंसलिंग में एंजाइटी के पेशेंट के साथ कि उसको रचनात्मक कार्यों में लगाया जाए, सृजनात्मक कार्यों में लगाया जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहे, और उसका जो एंजाइटी का कारण है, जो चिंता का कारण है, उसको समझा जाए, और उसको काउंसलिंग के माध्यम से उसकी चिंताएं कम की जाए, और उसको उसकी जो ऊर्जा है, उसका जो समय है, उसको रचनात्मक कार्यों में लगाया जाए, तो ऐसे एंजाइटी को कंट्रोल किया जा सकता है। और ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है, दवा चलता है कुछ दिनों तक, उसके बाद सही हो जाता है। इसलिए अगर किसी को एंजाइटी है तो अवॉइड बिल्कुल ना करें, साइकाइट्रिस्ट से मिलें। उसके बाद जो भी मेडिकेशन चलता है, जो भी एंटीसाइकोसिस दवाएं चलती हैं, एंटी डिप्रेसेंट दवाएं चलती हैं, काउंसलिंग चलता है, उसको कंप्लीट आप करें जब तक कि डॉक्टर कह रहा है चलाने को। उसके बाद जहाँ पेशेंट रह रहा है, आप प्रयास करें कि वो माहौल तनावपूर्ण ना हो, सहयोगात्मक माहौल बनाने का प्रयास करें कि लड़ाई झगड़े घर में ना हो, या फिर किसी भी तरह का घर में तनाव का माहौल ना रहे, अगर कोई एंजाइटी का पेशेंट घर में है तो। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। नहीं, अभी मैं इसका टाइप भी बता दे रही हूँ कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जैसे कि मैं बाकी डिसऑर्डर पे अलग अलग बताती हूँ, वैसे ही नेक्स्ट वीडियो अलग एंजाइटी डिसऑर्डर पे रहेगा। तो टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर में है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर पहला, दूसरा है पैनिक डिसऑर्डर, तीसरा फोबिया को भी एंजाइटी डिसऑर्डर में रखा जाता है। उसके बाद सेपरेशन एंजाइटी, उसके बाद होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसको PTSD बोलते हैं। उसके बाद होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि OCD, इस पे तो मेरा वीडियो भी है। तो ये 6 टाइप्स होते हैं जिसको एंजाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाता है। और
कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, उस पर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके, बाय।